आज जो अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर क्योंकि हमारा हो चुका है वन शॉट रिविजन में, तो उसका एक ओवरव्यू बता दूं। हम इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसमें सबसे पहला जो आपका चैप्टर था वो बिफोर इंडिपेंडेंस था, टिल ब्रिटिश रूल 1947 तक की हमने बात पढ़ी। तो फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पूरे अंग्रेजों की बात करता है। अब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर बोलता है कि भैया ब्रिटिशर्स जा चुके हैं, अब इंडियन गवर्नमेंट के पास पूरा कंट्रोल है। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है हमारी इकोनॉमी को बचाने के लिए, चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। अजय, तो चैप्टर का नाम इंडियन इकोनॉमी है, ब्रैकेट में साफ साफ लिखा है 1950 से लेकर 1990, मतलब इस चैप्टर में जितनी भी डेटा की बात की जाएगी 50 टू 90 तक की ही बात की जाएगी। आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले समझेंगे इकोनॉमिक सिस्टम क्या। इकोनॉमिक सिस्टम एक अरेंजमेंट होता है, जिस अरेंजमेंट में या फिर मैं बोलूंगी एक सिस्टम होता है जिस सिस्टम में हम आइडेंटिफाई करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम को, बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम द इकोनॉमी आर। तो हम पहले सेंट्रल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे और सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो तीन सेंट्रल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई है, तीन प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस से मतलब हम क्या बनाए, कैपिटल गुड्स बनाए या कंज्यूमर गुड्स बनाए। हाउ टू प्रोड्यूस से मतलब हम लेबर टेक्निक यूज करें या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करें। फॉर हुम टू प्रोड्यूस हम किसके लिए बनाए, हम गरीबों के लिए बनाए या अमीरों के लिए बनाए। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जिसमें मिलता है उसे हम इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। चलिए एक एक प्रॉब्लम को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब कौन से गुड्स बनाए, कैपिटल गुड्स बनाए या फिर कंज्यूमर गुड्स बनाए। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, और कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो करंटली कंज्यूम होते हैं। फॉर एग्जांपल इस मोबाइल का एग्जांपल दूंगी, मोबाइल कंज्यूमर गुड्स है, लेकिन जिन मशीनों से बनाया गया है वो है कैपिटल गुड्स। तो इंडियन गवर्नमेंट के सामने ये दिक्कत है कि बनाएं क्या, क्या हमें कैपिटल गुड्स बनाना चाहिए क्योंकि कैपिटल गुड्स हेल्प करता है हमें फर्दर ग्रोथ के लिए, या फिर हमें अभी करंट गुड्स बनाने चाहिए ताकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो। तो क्या बस गुड्स का प्रॉब्लम था, नहीं, कितनी क्वांटिटी में बनाए इन गुड्स का ये भी प्रॉब्लम था। व्हाट टू प्रोड्यूस डिटेल में समझ लिया। चलिए नेक्स्ट, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए। दो टेक्निक है, कि लेबर इंटेंसिव एक है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब लेबर का यूज करना, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब मशीन्स का यूज करना। अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर यूज होती है, और अगर गवर्नमेंट का पर्पस है कि भैया रोजगार देना तो हमें लेबर यूज करना चाहिए। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब अगर हम चाहते हैं कि इफिशिएंसी इंक्रीज करें तो हमें कैपिटल इंटेंसिव की तरफ जाना चाहिए। किसके लिए बनाए, गरीबों के लिए बनाएंगे तो सोशल इक्वालिटी आएगी, अमीरों के लिए बनाएंगे तो जीडीपी ग्रोथ। तो ये तीन प्रॉब्लम, तीन सेंटर प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। चलिए अब इन तीन प्रॉब्लम्स को हमने समझ लिया। अब बारी हमारे इकोनॉमिक सिस्टम की। तीन इकोनॉमिक सिस्टम है, एक है सोशलिज्म, एक सोशलिज्म, एक होता है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स इकोनॉमी। ये तीन सिस्टम्स इकोनॉमी के हमें समझने पड़ेंगे, तब जाके हमें डिटेल में समझ में आएगा। चलिए वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन, जो प्रोडक्ट्स होता है वो ओन बाय होता है, ओन बाय होता है प्राइवेट सेक्टर। इसमें प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम होती है कि वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, और ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट होता है डिमांड सप्लाई के बेसिस में होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करेंगे तो इसमें गवर्नमेंट पूरा ओन करता है, गवर्नमेंट के रेगुलेशन चलते हैं और प्राइस भी एज पर गवर्नमेंट के ही हिसाब से डिसाइड होते हैं। मिक्स की बात करें तो मिक्स, दोनों का मिक्स होता है। चलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से पूछते हैं क्या बनाना चाहिए। साफ साफ बोलता है व्हाट टू प्रोड्यूस, बोलता है भैया जिसमें फायदा होगा, प्रॉफिटेबल। हाउ टू प्रोड्यूस, भाई हम टेक्निक देखेंगे। इन्होंने कहा कि कौन सा टेक्निक आपको यूज करना चाहिए। देखो ये कैपिटलिज्म की बात हो रही है, प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है। प्राइवेट सेक्टर हमेशा ये देखता है कि भैया मेरा फायदा किसमें, क्या सस्ता बनेगा। अगर उसे लगता है लेबर का यूज करना सस्ता बनेगा तो वो लेबर को यूज करवाएगा, अगर उसे लगता है मशीनों का यूज तो मशीनों का यूज करवाएगा। होम टू प्रोड्यूस किसके लिए, भाई डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इनकम बेस, जहां उसे फायदा दिखेगा। तो इन शॉर्ट क्या बनाएगा, प्रॉफिटेबल चीज। कैसे बनाएगा, जो चीपर होगा। किसके लिए बनाएगा, जिससे उसका फायदा निकलेगा। चलिए यही चीज अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, भाई व्हाट टू प्रोड्यूस, किस क्या बनाएगा। गवर्नमेंट का है इसमें पूरा का पूरा कंट्रोल। गवर्नमेंट का अगर कंट्रोल तो सरकार बोलती है भाई सोसाइटी की नीड के हिसाब से। कैसे बनाएगा, गवर्नमेंट सोसाइटी की नीड के हिसाब से अगर लगता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो लेबर टेक्निक भी, सरकार को लगता है भाई हमें जीडीपी की ग्रोथ चाहिए तो फिर वो क्या करवाएगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। किसके लिए बनाएगा, नीड के अकॉर्डिंग। तो गवर्नमेंट सोशलिस्ट इकोनॉमी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, वो नीड के अकॉर्डिंग काम करती है। चलिए मिक्स इकोनॉमी जो हमारी इंडिया ने फॉलो कर रखा है, इस हिसाब से बोलते हैं हमने दो बाइफर्केशन कर रखे हैं। पहला बाइफर्केशन क्या है, एसेंशियल गुड्स का। दूसरा बाइफर्केशन क्या है, प्रॉफिटेबल। एसेंशियल गुड्स वन एंड ओनली गवर्नमेंट के कंट्रोल में, एंड द प्रॉफिटेबल गुड्स साफ साफ बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। आप देखो आप प्रॉफिट भी इंक्रीज करोगे, इससे हमारा जीडीपी भी इंक्रीज हो जाएगा। चलिए तो ये टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम हमने पढ़ा। कैपिटलिज्म की बात करेंगे तो कैपिटलिज्म इज आल्सो नोन एज मार्केट इकोनॉमी, देन लेजर फेयर। तो ये अलग अलग नाम है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये टेक्निकल नेम आपको याद रखना चाहिए। सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम सेंट्रल प्लान इकोनॉमी बोल सकते हैं, फिर कमांड इकोनॉमी बोल सकते हैं, और मिक्स इकोनॉमी तो बस मिक्स इकोनॉमी है। चलिए तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कंट्रोल बाय प्राइवेट, सोशलिस्ट इकोनॉमी कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, मिक्स इकोनॉमी बोथ।
पब्लिक एंड प्राइवेट। तो जब भी कोई डेफिनेशन आती है इकोनॉमिक सिस्टम की, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या, तो बोलना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी जिसमें प्रोडक्शन ओन कंट्रोल ऑपरेट बाय द प्राइवेट। या फिर अगर आपसे पूछा सोशलिज्म तो बोलना ओन कंट्रोल ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। या फिर आता है मिक्स तो बोलना प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बोथ। चलिए, इंडिया ने क्यों मिक्स इकोनॉमिक का पाथ चुना, क्यों? सबसे पहला ये इंडिया ने इसलिए चुना क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर गरीब थे, अंग्रेज हमें लूट के जा चुके थे, गरीबी इज द रीजन कि हमने मिक्स इकोनॉमी, और साथ में फार्म एंड लैंड विद द प्राइवेट सेक्टर अगर दे दिया गया तो बहुत मुश्किल में आ जाएंगे, तो इसलिए हमने मिक्स किया, हमने बाइफर्केशन किया, आधी आधी चीजें बाइफर्केट कर ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्लानिंग? इकोनॉमिक प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेस, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस हैं उसको ऑर्गेनाइज करना, यूटिलाइज करना ताकि हम मैक्सिमम एडवांटेज ले सके, ये है हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग का मीनिंग। चलिए, तो जो इकोनॉमिक प्लानिंग है इसके लिए एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। प्लानिंग कमीशन बना 1950 में था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था जो कि फर्स्ट चेयरमैन थे। ठीक, चलिए पीसी मालनोबिस की बात करेंगे। पीसी मालनोबिस आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग के नाम से जाना जाता है, इन्हें हम इंडियन स्टैटिस्टिक्स का फादर भी बोलते हैं। पीसी मालनोबिस का पूरा नाम अगर बोलूं तो प्रशांत चंद्र मालनोबिस है, जिनका बॉर्न 29 जून 1893 में और डेथ 28 जून 1972 में हुई थी। अब पीसी मालनोबिस की अगर हम बात करें तो बच्चा यहाँ 5 ईयर्स प्लान पूरे के पूरे 12 5 ईयर्स प्लान टोटल, अगर आपसे पूछा जाता है कि टोटल 5 ईयर्स प्लान कितने, तो टोटल 12 है। ठीक है, इसके जो पहला 5 ईयर्स प्लान है वो स्टार्ट हुआ था 1950 1 अप्रैल 1951 टू सेकेंड 1956। सेकेंड बोले तो ये 1956 से 1961 की बात हो रही है। जो सेकेंड हमारा जो प्लान है, सेकेंड 5 ईयर जो प्लान है, इसे गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वेरियस इंडस्ट्री थी जो डेवलप हुई थी, और जो ये वेरियस इंडस्ट्री डेवलप करने वाले कौन थे, ये हमारे पीसी मालनोबिस थे, जिसको आपको याद रखना चाहिए। चलिए, ये सारी ईयर आपको याद रखना चाहिए। सबसे लास्ट वाला ईयर 2012 से 17 था, लेकिन इसी बीच में एक नीति आयोग, मतलब जो प्लानिंग कमीशन है, जो ये प्लानिंग कमीशन जो वर्ड है इसका नाम रिप्लेस करके आ गया क्या, हमारा नीति आयोग। नीति आयोग आ गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसे बनाने वाले हमारे मोदी जी थे, ये हमारे पीएम चेयरमैन थे इसके। 1 जनवरी 2015 में आया। ये चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी। चलिए थोड़ा सा डिटेलिंग में आते हैं 5 ईयर्स प्लान की, थोड़ी ज्यादा डिटेलिंग। ठीक है, देखो ये 5 ईयर्स प्लान है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पूरे 12 5 ईयर्स प्लान आपको एक बार गो थ्रू करने हैं। चलिए देखो ये ईयर्स लिखा है, लेकिन आप नोटिस करिए 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66, 3 साल हमने 5 ईयर्स प्लान देखे, फिर हम लोगों ने थोड़ा सा एक ब्रेक लिया। ठीक है, ये ब्रेक कितने साल का लिया हमने? 3 साल का। फिर सीधा हम जंप करके कहाँ आते हैं? 1961 में। तो ये 3 साल का ब्रेक जो लेते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? इस 3 साल के ब्रेक को हम बोलते हैं प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे पीरियड जो अभी आया था 1960 से 69। गवर्नमेंट हैड टू डिक्लेयर द प्लान हॉलीडे इतने ड्यूरेशन में, क्यों? क्योंकि वो थर्ड प्लान से खुश नहीं थी। फर्स्ट प्लान ठीक था, सेकंड प्लान ठीक था, थर्ड प्लान हमारा उतना सक्सेसफुल नहीं था, जिस कारण से प्लान हॉलीडे लेना पड़ गया। ये प्लान हॉलीडे इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्लानिंग की गई कि हम यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक में हम एक अच्छे रूल्स रेगुलेशन अच्छी पॉलिसी बनाएंगे और फिर दोबारा से 5 ईयर्स प्लान लेकर बूस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब जो पहला 5 ईयर्स प्लान है, जैसे 5 ईयर्स प्लान का पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि भाई हमें इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को खत्म करना है कंट्रीज की। अब जो पहला 5 ईयर्स प्लान थे उसकी बात करते हैं। इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, देखो गरीबी, ओल्ड टेक्नोलॉजी, डिपेंड ऑन द इम्पोर्ट, देन हाई इनइक्वालिटी, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले हमारा प्लान क्या था? ग्रोथ। दूसरा हमारा क्या था? मॉडर्नाइजेशन। हम पढ़ रहे हैं ये जो 5 ईयर्स गोल है, ये 5 ईयर्स प्लान है, इस 5 ईयर्स प्लान के हमारे गोल्स क्या है? पहला गोल है ग्रोथ, दूसरा है मॉडर्नाइजेशन, तीसरा है सेल्फ रिलायंस, एंड चौथा है हमारा क्या? इक्विटी। चलिए वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ग्रोथ से मतलब क्या? जीडीपी इंक्रीज। मॉडर्नाइजेशन से मतलब क्या? न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना, सोशल आउटलुक को चेंज करना, मतलब समाज को देखने का नजरिया बदलना। सेल्फ डिपेंड होना, सेल्फ रिलायंस मतलब इक्विटी मतलब बेनिफिट देना सबको। तो चलिए आ जाए ग्रोथ। तो ग्रोथ का कैलकुलेशन सीधा जीडीपी से होता है। जीडीपी से मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन मतलब हम यहाँ पे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, सबका एक साथ मिक्स करके पूरा जीडीपी की कैलकुलेशन देखते हैं, तब जाके हमारा ग्रोथ दिखता है हमें। नेक्स्ट मॉडर्नाइजेशन से मतलब न्यू टेक्नोलॉजी से है। पहले जैसे टाइपराइटर था, आज के इसमें कंप्यूटर आ गया। देन मॉडर्नाइजेशन, समाज को देखने का तरीका बदलना है। जैसे गर्ल्स की पहले शादी बहुत जल्दी हो जाती थी, अब उनको पढ़ने दिया जाता है, काम करने दिया जाता है, तो मॉडर्नाइजेशन। चलिए सेल्फ रिलायंस से भी हमारा प्लान था। सेल्फ रिलायंस मतलब ओन डिपेंडेंस, अब हमें अपना मेड इन इंडिया, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, नॉट डिपेंडिंग ऑन दी अदर कंट्रीज। इक्विटी की बात करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे दो पिक्चर दिख रही है, एक इक्विटी का दिख रहा है, एक इक्वालिटी। ये है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब सबको बराबर, देखो सबको बराबर दिख रहे हैं। अगर सबको बराबर देखेंगे क्या सामने वाला जो वो देखना चाहते हैं देख पा रहे हैं। लेकिन इक्विटी, इक्विटी मतलब जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना दो। देखो जैसे इसको जरूरत ज्यादा है तो उसको दे दे, इनको जरूरत नहीं तो नहीं दिया, इसको थोड़ी सी जरूरत है तो थोड़ा प्रोवाइड किया।
तो हमारे जो कंट्री का जो गोल है, देश का जो गोल है, वो इक्विटी है, ना कि इक्वालिटी। चलिए अब हम डिटेल में जाते हैं। एग्रीकल्चर की बात करेंगे। एग्रीकल्चर में कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम नंबर 1, लो प्रोडक्टिविटी, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, अंग्रेज जा चुके हैं, ठीक है। अब इंडियन गवर्नमेंट के सामने है सारी चीजें, तो इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि हमारा एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बहुत कम है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, हिडन, छुपी हुई बेरोजगार। तीसरा क्या है, हाई डिपेंडेंसी ऑन द रेनफॉल, ज्यादातर लोग बारिश में निर्भर थे। सबसिस्टेंट फार्मिंग मतलब कि लोग उतना ही खेतों में उगाते थे जितना वो खुद कंज्यूम कर सके। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी, अपडेट नहीं था। कॉन्फ्लिक्ट, टेनेंट और लैंडलॉर्ड, जो जमीन के मालिक और जमीन में काम करने वाले हमेशा झगड़े करते रहते थे। और स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, होता क्या, फॉर एग्जांपल 1 एकड़ जमीन है मिस्टर ए के पास। मिस्टर ए के पास भैया 1 एकड़ जमीन है। अब 1 एकड़ जमीन में उसके 10 बच्चे हैं, तो भैया 10 लोगों में बढ़ गया, फिर उनके 10 बच्चे हो गए तो उनके 10 बच्चों में बढ़ गया। तो एक बड़ी जमीन एक छोटी छोटी जमीन में कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम बोलते हैं स्मॉल लैंड होल्डिंग। चलिए, तो किसान के सामने अगर हम बोले तो उनकी एग्रीकल्चर के सामने ये सारी मुसीबतें थी। अब इनके लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को ग्रो करने के लिए 2 पॉलिसी बनाई। पॉलिसी नंबर 1 लैंड रिफॉर्म, पॉलिसी नंबर 2 ग्रीन रेवोल्यूशन। चलिए सबसे पहले पॉलिसी को डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म की बात करेंगे तो लैंड रिफॉर्म मतलब ओनरशिप बस चेंज करो। ये ओनरशिप चेंज 2 तरीके से हो सकती है। पहला क्या है, इंटरमीडियरीज को खत्म करो। फर्स्ट चैप्टर अंग्रेजों के जमाने में जमींदारी सिस्टम पड़ा था। ये इंटरमीडियरीज जमींदार ही होते, इन जमींदारों को हमें खत्म करना पड़ेगा। गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी नंबर 1 लैंड रिफॉर्म, ओनरशिप बदलो। ओनरशिप कैसे बदलेंगे, जमींदारी को खत्म कर। और लैंड सीलिंग, लैंड सीलिंग मतलब कि एक लिमिट तय कर देना। फॉर एग्जांपल सरकार ने बोला किसान के पास बस 1 एकड़ जमीन होगी, फॉर एग्जांपल अब उसके पास 10 एकड़ है, तो उन्होंने बोला 9 एकड़ हम ले लेंगे, सरकार 9 एकड़ ले लेगी और गरीब किसानों को दे देगी। अब उस किसान के पास 1 एकड़ ही रहेगा, तो लैंड सीलिंग लेके आए, ओनर बदल दिया। तो ओनर 2 तरीके से बढ़ा, एबॉलिश करके जमींदारी सिस्टम और दूसरा लैंड सीलिंग। चलिए, एबॉलिश ऑफ द इंटरमीडियरीज मतलब जैसे कि ये हमारे फार्मर्स है, ये हमारे जमींदार है, ये हमारे ब्रिटिशर्स है। हमने क्या किया, जमींदारी सिस्टम को खत्म किया। देन लैंड सीलिंग मतलब कि फ्यू पर्सन इन अ विलेज ओन लार्ज नंबर ऑफ एरिया, उनके पास है, मेजोरिटी लैंडलेस है, तो सरकार ने बोला भैया एक फिक्स किया हमने लैंड, उतना एक इंडिविजुअल के पास रहेगा, बाकी सरकार ले लेगी, सरकार नीडी लोगों को प्रोवाइड कर देगी। चलो, सरकार ने ये तो किया, लेकिन स्टिल सरकार को बहुत प्रॉब्लम फेस हुई। प्रॉब्लम नंबर 1 कि भैया लॉ तो बना दिया था लैंड सीलिंग का, लेकिन स्टिल वो लूपहोल था, उसमें कुछ कमियां थी। टेनेंट इविक्टेड, देखो सामने सरकार ने दे तो दिया, लेकिन आगे चलकर लैंडलॉर्ड ने वापस से जमीन ले ली और उनको बाहर निकाल फेंका। पुअरेस्ट नॉट गेट द बेनिफिट, उनको बेनिफिट नहीं मिला जितना बेनिफिट मिलना चाहिए था। चलिए, एक टॉपिक तो आप पढ़ चुके। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया बचाने के लिए हमारे एग्रीकल्चर को, तो पहला उन्होंने लैंड सीलिंग लेके आया, दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन। चलिए अब सेकंड टॉपिक हम ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ते हैं। चलिए ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, सबसे पहले मीनिंग की बात करेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब क्या है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज होना, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर कोई खेत है जिसमें से 100 kg है ना आलू निकलता है, तो HYV सीड्स यूज करने से वो हमारा 2 टाइम्स 3 टाइम्स इंक्रीज हो सकता है। तो 100 की जगह 1.5 देन 200-300 किलो इंक्रीज हो सकता है। चलिए, तो ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तब इंक्रीज होगा जब ये 3 चीज होंगी। सबसे पहली चीज HYV सीड्स यूज करना पड़ेगा, दूसरी चीज फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड यूज करना पड़ेगा, तीसरी चीज आपको प्रॉपर वाटर सप्लाई देनी पड़ेगी। ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल तब होगा जब ये 3 चीज होंगी, HYV सीड्स यूज करो, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज करो, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज दैट वाज मोर वाटर सप्लाई। ये मिड ऑफ 1960 में आया था ग्रीन रेवोल्यूशन। चलिए, व्हाई वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च, क्यों लेकर आए थे। देखो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल की बात करें तो यूएसए में क्या होता, मोर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था और इंडिया के कंपैरिजन, ठीक है, तो इंडिया में इंपोर्ट होता था। लेकिन गवर्नमेंट ने जब आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने जब स्टेप्स लिया तो इंडिया में प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ गया। अब हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है और अब हम एक्सपोर्ट करने लगे आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। चलिए, अगर आपसे पूछा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, तो प्लीज क्वेश्चन अच्छे से देखना कि फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही है या फिर वर्ल्ड की बात हो रही है। वर्ल्ड की बात हो रही है तो फिर नॉमन का नाम बताना, और अगर इंडियन की बात हो रही है तो MS स्वामीनाथन का नाम आपको बताना पड़ेगा। चलिए, ग्रीन रेवोल्यूशन जो प्रोग्राम है इसमें ये सारी चीजें जरूरी है, अगर ये चीजें अगर नहीं देंगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं होगा। इरिगेशन फैसिलिटी पहले भी बता चुके हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करें, क्यों फाइनेंशियल रिसोर्स, क्योंकि आपको केमिकल फर्टिलाइजर खरीदना पड़ेगा, पेस्टिसाइड खरीदना पड़ेगा, कीटनाशक दवाइयां खरीदनी पड़ेगी, इसीलिए। चलिए, तो ये एग्जैक्टली अगर बोले तो 1966 में आया। ग्रीन रेवोल्यूशन एक्चुअली में 2 फेज में डिवाइड है। जो पहला फेज है, फर्स्ट फेज मिड ऑफ 1960 टू 1970, सेकंड फेज 1970 टू 1980। फर्स्ट फेज कुछ ही स्टेट्स में आया था, जैसे कि पंजाब हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, यूपी, इन जगह पे आया था, और बस वीट और राइस को लेकर आया था। बाद में जब ये सक्सेसफुल हो गए स्टेट, तो बाकी स्टेट्स ने भी इन्हें फॉलो किया, बाकी स्टेट्स में भी आए और दूसरे क्रॉप्स भी आए वीट और राइस के अलावा। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे पहले कौन सा आया था, वीट आया था कि राइस, तो आपका आंसर होगा हमेशा वीट। चलिए, ग्रीन रेवोल्यूशन से होने वाले इफेक्ट,
अब अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट है, देखो क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था, तो सबसे पहले मार्केट में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था, मार्केट सरप्लस था। सेकंड, बफर स्टॉक मेंटेन हो पा रहा था, स्टोरेज हो पा रहा था। तीसरी चीज, बेनिफिट टू लो इनकम। देखिए हम भी ये समझ, बच्चे आप लोग भी ये समझते हैं होता क्या है, जब भी कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसका प्राइस बहुत कम हो जाता है। तो लोअर इनकम के जो लोग थे, क्योंकि प्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल गेहूं चावल इतना ज्यादा मात्रा में बन चुका था कि प्राइस बहुत कम हो गई थी, तो लोअर इनकम के ग्रुप लोग इसे आराम से खरीद पा रहे थे। ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ रिस्क भी है। रिस्क नंबर 1, रिस्क ऑफ द पेस्ट अटैक। पेस्ट अटैक मतलब क्या है, कीड़े आएंगे ऑब्वियसली आपकी फसल खराब करेंगे। दूसरा रिस्क क्या है, इनइक्वालिटी। देखो इनइक्वालिटी मतलब गरीब और अमीर से मतलब है। देखो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहते हो ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो तो भैया पैसा होना चाहिए, क्योंकि पैसे से आप केमिकल फर्टिलाइजर खरीद पाओगे, पेस्टिसाइड्स खरीद पाओगे, इरिगेशन फैसिलिटी दे पाओगे। तो अमीर को अगर ग्रीन रेवोल्यूशन सीड मिल गई तो भाई वो सारी ये चीजें तो कर लेगा, तो अच्छा हो ही जाएगा। और गरीब के पास तो ये सारी चीजें है नहीं, दिक्कत हो जाएगी। चलिए, तो अगर एग्रीकल्चर में जो एचवाईवी सीड्स है इसको लेके सब्सिडी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, तो फेवर की आगे देखो, फेवर के अगर हम पॉइंट्स बोले तो अमीर सब्सिडी यूज कर रहे हैं और वैसे उनके पास फायदा हो रहा है, गरीब सब्सिडी यूज नहीं कर पा रहे हैं, अननेसेसरी फायदा उठा रहे हैं। तो कभी भी कोई भी चीज देखी जाती है तो उसके दोनों तरफ देखा जाता है, बेनिफिट जो ड्रॉबैक से। बेनिफिट नंबर 1, अगर आपको सब्सिडी दी जाती है तो ऑब्वियसली ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से दी जाती है, इंक्रीज होती है फार्मर की इनकम। अगर ये छीन ली जाती है बच्चा, क्यों इकोनॉमिक्स बोर्ड की छीनने से लॉजिक उनका ये कि जब भी कोई रिसोर्सेज आपको मिलते हैं तो आप उसका मिसयूज करते हो। और ऑब्वियसली बच्चा जो ये एचआईवी सीड थे इससे हमारी जमीनों में हार्मफुल इफेक्ट भी हो रहे थे। क्यों हार्मफुल इफेक्ट हो रहे थे, पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, तो जमीन उपजाऊ नहीं होती, खराब हो जाती है। तो कंक्लूजन ये है कि सब्सिडी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, देनी चाहिए, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन जरूरतमंद है, जरूरतमंद को देनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्रिटिकली पूरा का पूरा मेजर करेंगे कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो लैंड रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन, यस गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स थे, इनसे एनएसवाई इंक्रीज हुआ। 1950 से 1990 की बात करेंगे तो हम सेल्फ सफिशिएंट हुए हैं, जमींदारी सिस्टम खत्म हो गई है। टोटल 65 पॉपुलेशन जो हमारी कंट्रीज की है वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉय हो गई इवन टिल द 1990। एग्रीकल्चर आउटपुट ग्रो, यस लेस पीपल वर्किंग इन दिस सेक्टर, धीरे धीरे यस एग्रीकल्चर की तरफ कम होते जा रहे हैं। तो ये था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का पूरा कंसेप्ट। चलिए अब एग्रीकल्चर को लेके हमने पढ़ लिया, इंडियन गवर्नमेंट ने 2 इनिशिएटिव लिए थे, एक लैंड रिफॉर्म, दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन। अब हम आते हैं इंडस्ट्री डेवलपमेंट। इंडस्ट्री डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हमारी कुछ फेमस इंडस्ट्रीज उस टाइम पे भी थी, अंग्रेजों के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ जो हमारा देश आजाद हुआ था। कॉटन टेक्सटाइल थी, जूट इंडस्ट्रीज थी, आयरन स्टील ये सारी थी, जमशेदपुर कैलकाटा इन सारी जगह पे। चलिए, तो क्योंकि अंग्रेज जा चुके थे अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट का रोल थोड़ा सा ज्यादा था, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा था। क्यों था, रीजंस क्या थे। रीजन नंबर 1, प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा ही नहीं था। रीजन नंबर 2, प्राइवेट सेक्टर के पास इंसेंटिव नहीं था, मोटिवेशन नहीं था। देखिए प्राइवेट सेक्टर के कुछ ही लोग बचे हुए हैं, अब भैया सब तो गरीब हैं, क्या ऐसा बनाए कि भैया बिजनेस अच्छा चले, तो इंसेंटिव मोटिवेशन नहीं था, पैसा नहीं था, और फाइनली सोशल वेलफेयर करने के लिए पब्लिक सेक्टर ही आगे आता। तो पब्लिक सेक्टर का रोल ज्यादा इसलिए था क्योंकि प्राइवेट के पास पैसा नहीं, प्राइवेट के पास मोटिवेशन नहीं, और प्राइवेट कभी भी सोशल वर्क नहीं करेगी। चलिए, सबसे पहला इंडस्ट्री को लेकर जो पॉलिसी बनाई गई थी 1948 में बनाई गई थी। ठीक, अब ये 1948 की जो पॉलिसी बनाई गई थी वो फेल होगी, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थी। फिर एक कानून पास किया गया जिसको शॉर्टकट में आईडीआरए बोलते हैं। 1951 में ये कानून पास किया गया था, फुल फॉर्म है इंडस्ट्री डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951। एक्ट पास किया गया, फिर फाइनली इस एक्ट पे बेस्ड एक नया पॉलिसी बनाई गई, सेकेंड इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। ये जो पॉलिसी थी ये हमारी सक्सेसफुल हुई, ये हमारी पास हो गई। तो जो पूरा का पूरा अब जो हम पढ़ने वाले इंडस्ट्री पॉलिसी सेकंड के बारे में पढ़ने वाले। तो सेकंड जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी में पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ज्यादा था। कैसे रोल था, देखिए 3 शेड्यूल थे, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल था, इसमें टोटल 17 इंडस्ट्रीज आती हैं। इन 17 इंडस्ट्री में सारे के सारे काम जो भी पूछे जाते थे, करवाए जाते थे, कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। सेकंड जो इंडस्ट्री थी इसको स्टार्ट तो गवर्नमेंट करती थी बट आगे सप्लीमेंट करती थी प्राइवेट सेक्टर। इसमें टोटल कितनी इंडस्ट्रीज आती हैं, 12। देन तीसरी है प्राइवेट सेक्टर, इसमें आती है बाकी की अदर बची बुची। लेकिन अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ तो प्राइवेट सेक्टर के इसमें पूरा पूरा लाइसेंस राज था। व्हाट डू यू मीन बाय लाइसेंस राज, इनको बोला गया था प्राइवेट सेक्टर। अगर आपको कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो भैया लाइसेंस लेना पड़ेगा, अगर कोई भी बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, अगर आपको कोई भी डाइवर्सिफिकेशन करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो 3 शेड्यूल थे, फर्स्ट शेड्यूल गवर्नमेंट, सेकंड शेड्यूल गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, तीसरा था हमारा प्राइवेट जिसको लाइसेंस लेना पड़ता था, ये याद रखना। ठीक है, चलिए, तो इंडस्ट्री सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने पहली इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई, फेल, सेकंड बनाई, पास। तो वो एक अटेम्प्ट था, और दूसरा अटेम्प्ट था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लेके। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब कि जिसमें इन्वेस्टमेंट कम होता है, एक कार्य कमेटी थी जो बनाया जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इस इंडस्ट्री को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के सेटअप में। ये कार्य कमेटी 1955 में बनी थी, लेकिन ये पॉलिसी आई थी 1950 में। चलिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की डेफिनेशन दे रखी है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसका टर्नओवर अप टू 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट होगा।
लेकिन ये लिमिट चेंज कर दी गई क्योंकि देखो महंगाई दर बढ़ता जाता है तो लिमिट भी बदलती जाती है। 1991 में ये जो लिमिट थी 5 लाख की, उसे 1 करोड़ बोल दिया जिसमें 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। फिर अभी करंट की बात करें तो ये लिमिट अब 5 करोड़ हो गई है। वेरियस स्टेप्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर ग्रोथ। देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। सबसे पहला सेटअप अ ऑर्डिनरी पर्सन, ये ऑर्डिनरी पर्सन के लिए बनाया गया था ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। इफ सेटअप इन द विलेज तो प्रमोट द रूरल डेवलपमेंट। देखो लो इंटरेस्ट रेट, अब गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए, गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए कि भैया बैंक से लोन लोगे तो कम इंटरेस्ट रेट लगाएंगे, एक्साइज ड्यूटी बहुत कम लगाएंगे, और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट थे जो कि रिजर्व कर देते, स्मॉल स्केल सेक्टर को बोल दिया भाई कुछ छोटे छोटे बिजनेसेस है जो बस आप बनाएंगे, बड़ी इंडस्ट्रीज के लोग नहीं बनाएंगे। तो क्या क्या बनाएंगे, अम्ब्रेला हो गया, सेफ्टी पिन्स हो गया, देन आइसक्रीम हो गया, बिस्किट हो गया, ये सारे जो प्रोडक्ट है ये बस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाएंगे, बड़ी इंडस्ट्रीज में नहीं आएंगे। तो ये सारे कंसेप्ट हमने पढ़े। चलिए एग्रीकल्चर सेक्टर हो चुका है। एग्रीकल्चर में 2 पॉलिसी थी, लैंड रिफॉर्म था और दूसरा क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन। चलिए सेकंड अभी हमने क्या पढ़ा, इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज बनाई, इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई जिसमें शेड्यूल एबीसी पढ़ा, और दूसरी पॉलिसी अभी हमने कौन सी पढ़ी लास्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। चलिए अब हम आते हैं फॉरेन ट्रेड में। अब हम फॉरेन ट्रेड में आते हैं। फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को एकदम सिंपल लाइन बोलूं तो मेक इन इंडिया, ठीक है, इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन। अब होता क्या है कि हम बहुत सारी चीजें बाहर से मंगवाते थे, इंडियन गवर्नमेंट आ चुकी थी, इन्होंने कहा अब हमें बाहर से नहीं मंगवाना है, इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट ढूंढना है, मतलब वो सब्स्टिट्यूट इंडिया में डोमेस्टिक इंडस्ट्री बनाए, ठीक है। चलिए तो इंडिया ट्रेड इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई गई थी 1950 में बनाई गई थी, डेटा याद करना। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मीनिंग, इंपोर्ट मतलब जो गुड्स इंपोर्ट होते हैं, सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेस करना, किससे रिप्लेस करेंगे, डोमेस्टिक गुड्स से करेंगे, ठीक। चलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाई क्यों किया हमने, इसीलिए किया ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके, प्रमोट कर सके अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, प्रिवेंट कर सके फॉरेन एक्सचेंज को। अब देखो होता है क्या, जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें करेंसी देनी पड़ेगी, फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए, तो हमारे फॉरेन करेंसी, फॉरेन जो पैसा है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो हम अपने फॉरेन पैसा को बचाना चाहते थे, प्लस साथ में अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना चाहते थे। चलिए तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे किया गया, 2 तरीके से, टैरिफ एंड कोटास। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, कोटा का मतलब होता है लिमिट। अब टैक्स कैसे लगाते थे, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 1000 रुपए की आपकी एक शर्ट है, इसमें टैक्स 0 लगा, इंडिया में बनी है 1000 रुपए की, टैक्स 0 लगा, भैया 1000 की है। भाई बाहर बनी, बाहर कितने की बनी, 600 की, हमने उस पर टैक्स कितने का लगा दिया, 600 का लगा दिया, कितनी हो गई, 1200, महंगी कर दी हमने। तो ये एक तरीका था जिससे हम प्रोडक्ट को, बाहर से आने वाले प्रोडक्ट को महंगा कर रहे थे, और महंगा होने के कारण लोगों के पास ऑप्शन था कि भैया वो सस्ते की तरफ जाए। कोटा, कोटा में क्या हो रहा था, हमने क्वांटिटी डिसाइड कर दी, फॉर एग्जाम्पल कोई एक चीज है, आप उसे 100 से ज्यादा नहीं लाओगे, 100 की लिमिट है, तो इससे लोग धीरे धीरे डिमोटिवेट हो रहे थे कि बाहर से ना करके इससे अच्छा हम इंडिया से ही सारी चीजें करें। तो 2 इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब हमें बाहर से गुड्स नहीं लाने, इंडिया में ही करने, ये वो कैसे कर रहे थे, थ्रू टैरिफ एंड कोटास। चलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को हम बोलेंगे ट्रेड इनवर्ड, ट्रेड लुकिंग इनवर्ड पॉलिसी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज इनवर्ड लुकिंग ट्रेड। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड क्या कह रहा था कि हमें फॉरेन गुड्स को ना बोले, इंडियन गुड्स को हाँ बोले, लेकिन अब धीरे धीरे ये आउटवर्ड लुकिंग फॉरवर्ड पॉलिसी में चेंज हो गया। आज का जमाना बदल चुका है, हमें कोई भेदभाव नहीं करना है। देखो भेदभाव अगर हम करेंगे, अगर हम बाहर से आने वाले प्रोडक्ट में अननेसेसरी टैक्स महंगा कर देंगे तो हमारे साथ भी यही होगा। हम अमेरिका में जाएंगे, हम चाइना में जाएंगे अपने गुड्स को लेकर, तो वो भी कहेंगे कि भैया इन पे भी टैक्स लगाओ क्योंकि हम पे भी लगाते हैं। तो इस कारण से हम फेल हो रहे थे। तो फॉरेन गुड्स को भी हमने हाँ बोला और इंडियन गुड्स को भी हमने हाँ बोला, लेकिन ये बाद में चेंज हुआ। इस चेंज पॉलिसी को हम बोलते हैं आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। चलो क्रिटिकली अगर पूरा का पूरा डिस्कस किया जाए तो जीडीपी इंक्रीज हुआ, यस जीडीपी इंक्रीज हुआ, पहले 11.8 था अब 24.6 हुआ। इंडस्ट्री सेक्टर बिकम डाइवर्सिफाई, बहुत डाइवर्सिफाई भी, देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी अच्छी खासी हुई हमारी,